बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करना है। यानी ब्लड में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम या कोई डिसीज़ हो तो इसको हम कहते हैं ब्लड डिसऑर्डर। तो 3 ब्लड डिसऑर्डर आपकी बुक में डिस्कस किए गए, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया और दूसरा हमारे पास है वो एडीमा। तो सबसे पहले डिस्कस करना है हमने ल्यूकीमिया, या इसको ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। तो ल्यूकोसाइट से निकला एमिया आमतौर पे ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसमें वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट ये इफेक्टेड होते हैं, यानी ब्लड का जो पार्ट है वाइट ब्लड सेल वो इफेक्टेड होते हैं और आम जुबान में इसको ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। जब हम बात करते हैं कैंसर की तो फ़ौरन ही हमारे माइंड में एक बात आ जाती है कि कैंसर उसी वक्त हो सकता है जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उनमें से एक प्रॉब्लम कैंसर भी है। तो ल्यूकेमिया को डिफाइन हम कैसे करेंगे? द रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ वाइट ब्लड सेल, के वाइट ब्लड सेल्स की अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना शुरू हो गई है, वो तेज़ी से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ये ल्यूकीमिया है। तो उसका काज क्या बनता है? तो सबसे पहले देखना ये है कि ब्लड जो सेल हैं वो 2 जगह बन रहे हैं। माइलोजेनियस बोन मैरो सेल को कहा जाता है, बोन मैरो। दूसरा लिम्फोजीनियस सेल्स, ये लिम्फोइड टिश्यू से रिलेटेड है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो वाइट ब्लड सेल है ये 2 जगह बन रहे होते हैं, बोन मैरो में भी बन रहे होते हैं और लिम्फोइड टिश्यू में भी बन रहे होते हैं। जैसे जो बेसोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, योसिनोफिल्स हैं, वो आमतौर पे बोन मैरो में डिवेलपमेंट उनकी हो रही होती है और जो बाकी मोनोसाइट हैं, लिम्फोसाइट हैं, उनकी डिवेलपमेंट लिम्फोजीनियस सेल्स में हो रही होती है। तो माइलोजीनियस सेल्स वो सेल हैं जिनकी डिवीजन से वाइट ब्लड सेल ने बनना है। तो इनके पास जो जीन्स मौजूद हैं वो एक तो नए सेल को बनाएंगे, और कितने बनाएंगे ये सारा प्री डिटरमिन्ड होता है बाय जेनेटिक्स, जीन्स की वजह से प्री डिटरमिन्ड होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो जीन्स, माइलो का वर्ड बोन मैरो को रिप्रेजेंट करता है। माइलो का जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बोन मैरो। जीनियस से, ये जीन्स से आप ले लें कि जो बोन मैरो के जीन्स है जिन्होंने वाइट ब्लड सेल की सेल डिवीजन को कंट्रोल में रखना है, उनमें म्यूटेशंस आ जाती है, तो जिसकी वजह से वो जो कंट्रोल है वो ख़राब हो जाता है और सेल तेज़ी से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। और जो ही वो तेज़ी से डिवाइड होते तो हम कहते हैं ये ब्लड कैंसर हो गया। तो इसकी पहचान क्या है कि अगर वाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट एक नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा हमें ऑब्जर्व हो तो इसका मतलब है कि उसको ब्लड कैंसर के चांसेस हैं। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स, कि अगर ब्लड में वाइट ब्लड सेल की तादाद भी ज़्यादा हो और ज़्यादातर जो सेल हैं वो एबनॉर्मल हों तो उसकी वजह से हम कहते हैं ये ब्लड कैंसर हो गया। अच्छा, ये एबनॉर्मल क्यों होते हैं? जैसे कि मशीनरी है, अगर मशीनरी की कैपेसिटी है कि उसने 200 चीज़ें बनानी है, लेकिन अगर वो 400 चीज़ें बनाना शुरू कर दे तो बज़ाहिर ऐसे लगेगा कि ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन हकीकत में ये होता है कि जो एक मशीनरी जब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ बनाएगी तो उसकी एफिशिएंसी चीज़ बनाने की, जो प्रॉपर चीज़ का बनना है वो सही तरह डेवलप नहीं होगा। यानी चीज़ सही तरह नहीं बनेगी, चीज़ बन तो रही है ज़्यादा लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर अंदाज में नहीं हो, और जब क्वालिटी बेहतर अंदाज में नहीं होगी तो उस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है कि उसने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है वो उससे अचीव नहीं होगी। और बज़ाहिर तो चीज़ें हैं लेकिन वो फंक्शन करने के काबिल नहीं है, तो उन चीज़ों का तो बज़ाहिर बॉडी को नुकसान ही होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट भी ले रही हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी ले रही हैं, लेकिन बदले में जो फंक्शन उनको परफॉर्म करना चाहिए थे वो फंक्शन परफॉर्म नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जो लोग घर में सही तरह काम नहीं करते, जैसे एक उनकी उम्र होगी कमाने की, वो नहीं कमाते तो वो घर के ऊपर एक बर्डन के तरह के होते हैं। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि ये जो सेल है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन तो रहे हैं लेकिन वो चूँकि फंक्शनल नहीं है, प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, प्रॉपर फंक्शन करने के काबिल नहीं है, तो इस वजह से वो बॉडी के ऊपर बर्डन है जिसकी वजह से उनका की मौजूदगी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो हमारे पास जो ल्यूकीमिया की पहचान ये है, इसमें वाइट ब्लड सेल की तादाद ज़्यादा होगी, लेकिन किन वाइट ब्लड सेल की तादाद ज़्यादा होगी? जो एबनॉर्मल हैं, जो लेस डिफ्रेंशिएटेड है, कि वो सही तरह फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आगे जब हम बात करते हैं ल्यूकीमिया की, आगे ल्यूकीमिया को तकसीम किया गया है या उनकी टाइप्स बनाई गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल इफेक्टेड, कि कौन सा वाइट ब्लड सेल इफेक्टेड हो रहा है या कौन सा वाइट ब्लड सेल रैपिडली डिवाइड हो रहा है। कैसे? क्योंकि हमने कहा कि जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल हैं वो 5 तरह के हैं।
तो ल्यूकीमिया की भी 5 कैटेगरी होंगी। जो वाइट ब्लड से इफेक्टेड होगा उसी किस्म का ल्यूकीमिया होगा। जैसे अगर न्यूट्रोफिल तेज़ी से डिवाइड हो रहे हैं तो वो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया होगा। अगर मोनोसाइट तेज़ी से डिवाइड हो रहे हैं तो वो मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया होगा। अगर इओसिनो ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करें तो वो इओसिनोफिलिक ल्यूकीमिया होगा। लिम्फोसाइट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, बेसोफाइल बेसोफिलिक ल्यूकीमिया। यानी जो भी आप कह सकते हैं टाइप ऑफ सेल वाइट ब्लड सेल एबनॉर्मल है और तेज़ी से डिवाइड कर रहा है तो उसी किस्म का ल्यूकीमिया होगा उस शख्स के अंदर। आगे अब होता क्या है कैंसर के केस में। सपोज मैं कहता हूं कि एक बोन मैरो है, इसमें ये वाले सेल तेजी से डिवाइड होना शुरू हो जाते और ये बॉडी के किसी और हिस्से में चले जाते। अब माइलोजीनियस सेल्स या कोई और सेल्स जैसे लिम्फोजीनियस सेल्स, अब इनसे वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस होने, क्लियर। लेकिन इनके सेल तेजी से डिवाइड हुए और तेजी से डिवाइड होके दूसरे हिस्से में चले गए। अब ये जो दूसरा हिस्सा है ये भी वाइट ब्लड सेल बनाना शुरू कर देगा, क्लियर। क्योंकि माइलोजीनियस सेल को जिस रफ्तार से डिवाइड होना चाहिए था उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इनमें से बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ सेल निकल के किसी और जगह जाके वहाँ वाइट ब्लड, तो पहले वाइट ब्लड सेल बॉडी के एक हिस्से में बन रहे थे, एक मखसूस हिस्से में बन रहे थे, अब बॉडी के काफ़ी सारे हिस्सों में बनना शुरू हो जाते हैं। तो पहले एक हिस्सा अब नॉर्मल वाइट ब्लड सेल बना रहा था और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से वाइट ब्लड सेल बनाना शुरू होंगे जिसकी वजह से उनकी तादाद वाइट ब्लड सेल की ज़्यादा होना शुरू। तो अगर हम स्प्रेड की बात करें तो बाद दफ़ा क्या होता है कि जो माइलोजीनियस सेल्स हैं ये टूटते हैं, अपनी ओरिजिन से निकलते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड कर जाते हैं। तो इस तरह बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वाइट ब्लड सेल बनना शुरू हो जाते हैं और एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है बल्कि ये क्या है एबनॉर्मल केस है। तो इसका क्योर क्या, वैसे तो आमतौर पर इसका क्योर नहीं है, हाँ किसी हद तक हम इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए, क्योंकि अगर बोन मैरो में प्रॉब्लम आता है तो बोन मैरो के प्रॉब्लम की को इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका बोन मैरो ही रिप्लेस कर दें। अब माइलोजीनियस सेल जो बोन मैरो के सेल्स हैं इनमें ख़राबी आ गई है, इनमें म्यूटेशन हो गई, लेकिन अगर हम उसकी जगह उसको रिप्लेस करके हम ठीक बोन मैरो लगा दें तो जो वहाँ से वाइट ब्लड सेल बनेंगे वो भी ठीक बनेंगे। लेकिन ये जो क्योर है एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आम बंदे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इफ़ेक्टिव तो है बट एक्सपेंसिव। दूसरा 100% ये क्योर नहीं है, नॉट क्योर। उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारी जगह बोन मैरोज मौजूद है। जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो कई थोड़ी सी जगहों में रिप्लेसमेंट होती है। तो एक शख्स जहाँ काफ़ी सारा एक नॉर्मल फंक्शन हो रहा है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसमें थोड़ी सी जगहों पे नॉर्मल फंक्शन हो, तो दोनों के केस में जो फंक्शन में बड़ा डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो हमारे पास क्योर होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, ये कोई 100% क्योर नहीं है, लेकिन ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो इस वजह से कुछ चूँकि इसमें बेहतरी आ जाती है, इस वजह से हम कह सकते हैं चलो किसी हद तक हमने इसको ठीक कर लिया है। अच्छा, उसके बाद थैलासीमिया। तो ये जो लफ्ज़ निकला द सी अनीमिया, पहले ये समझा जाता था कि शायद ये समंदर के करीब रहने वाले लोगों में ये बीमारी होती है। अनीमिया का वर्ड हमेशा रेड ब्लड सेल के एबनॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। रेड ब्लड सेल जब एबनॉर्मल हो तो वो अनीमिया कहलाता है। तो समंदर के करीब रहने वाले लोगों में ये अनीमिया ऑब्जर्व किया गया, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया थैलासीमिया। लेकिन बाद में आपको पता है कि हर जगह ये इसकी एविडेंस मिलती रही, तो पता चला कि ये सिर्फ कॉमन नहीं है, सिर्फ समंदर के करीब पाए जाने वाले लोगों के अंदर। अच्छा, ये वाली जो बीमारी है ये चूँकि जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो इस वजह से आम तौर पे ये जो प्रॉब्लम है ये 2 साल बाद 3 साल बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। उसके रीज़न क्या है उसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये चूँकि बचपन में ही बीमारी हो जाती है, तो इस वजह से इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने थॉमस बी कोलेज, जो एक अमेरिकन पीडियाट्रिशियन था, बच्चों का डॉक्टर था, उसने सबसे पहले इस बीमारी को डिस्कवर किया, तो इसी के नाम पे इसका नाम कोलीज अनीमिया भी रखा गया। तो थैलासीमिया का दूसरा नाम क्या है, कोलीज अनीमिया। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमारे ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो वो फीटस का वर्ड जब भी आएगा तो उस बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माँ के पेट में मौजूद हो, ठीक है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो उससे टोटली डिफरेंट होता है जो एक
बच्चा जो पैदा हो चुका है या एक नौजवान है या एक जवान है, तो उसके हीमोग्लोबिन का और बच्चे के हीमोग्लोबिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे है? वैसे हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है हम चैप्टर नंबर 2 में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हीमोग्लोबिन में एक नॉर्मल शख्स की हम जब बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन में दो किस्म की चेन पाई जाती हैं, दो अल्फा है, दो बीटा है। क्लियर? ये नॉर्मल की बात करें, लेकिन हीमोग्लोबिन की जो शक्ल फीटस में पाई जाती है, फीटस वो बच्चा है जो माँ के पेट में, उसको हम कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। उसको हम क्या कहते हैं? फीटल हीमोग्लोबिन। क्लियर? और इसमें जो हीमोग्लोबिन की चेन पाई जाती है उसको फीटल चेन या एफ चेन कहा जाता है। उसको फीटल चेन या फिर एफ चेन हम कहते हैं। क्लियर? अब होता क्या है? अच्छा, दोनों में जो फर्क है वो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन का है कि ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखती है ऑक्सीजन के लिए और ये थोड़ा सा कम एफिनिटी रखती है ऑक्सीजन के लिए। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है कि कौन किसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो अब होता क्या, जिस वक्त बच्चे की पैदाइश होती है तो बच्चे में फीटल हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। फिर जो वक्त गुजरता है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बच्चे के अंदर रिप्लेसमेंट होना शुरू हो जाती है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन से नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया? अब जो हमारे पास ये जो कन्वर्शन है फीटल हीमोग्लोबिन से नॉर्मल हीमोग्लोबिन में, कि जो एफ चेन्स हैं वो अल्फा और बीटा चेन के अंदर कन्वर्ट होती है। अगर ये रिप्लेसमेंट ठीक तरह से ना हो तो जिसकी वजह से एक जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो सही तरह डेवलप ही नहीं होता। इसका इफेक्ट क्या होगा? यानी अगर हम बात करें कि ये जो कन्वर्शन करने वाले जीन्स हैं जिन्होंने एफ हीमोग्लोबिन को नॉर्मल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करना है, तो वो ये सही तरह कन्वर्शन नहीं कर पाते। बाज़ दफ़ा जैसे आपकी बुक में, वैसे तो थैलेसीमिया की 3 मुख्तलिफ टाइप्स हैं, आपकी बुक में उस टाइप को डिस्कस किया गया है जिसमें बीटा चेन नहीं बनती एफ चेन से। वैसे तो होना ये चाहिए था कि एक नॉर्मल जो बच्चा है उसके अंदर ये जो एफ चेन्स हैं ये सारी के सारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन में कन्वर्ट होती, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बीटा चेन है, ये वाली जो बीटा चेन है, एफ चेन बीटा चेन में कन्वर्ट नहीं होती। क्लियर? अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि अगर ये कन्वर्शन ना हो तो इसका इफेक्ट क्या होगा? अब अगर देखा जाए जो एफ चेन रखने वाला हीमोग्लोबिन है इसका जो रेड ब्लड सेल है वो छोटा होता है। यानी ये सपोज आप कह लें नॉर्मल वाला है, लेकिन अगर इस एफ वाला हीमोग्लोबिन रहे तो इसका साइज छोटा हो, रेड ब्लड सेल का साइज क्या रह जाता है? छोटा रह जाता है। इस वजह से इस रेड ब्लड सेल को जिसका साइज छोटा रह गया इसको हम कहते हैं ये माइक्रोसाइट। ये क्या है? माइक्रोसाइट है। अब होता क्या है कि जिस वक्त एक बच्चा की पैदाइश हो चुकी है उसके बाद जो स्प्लीन है, अगर आपको याद हो रेड ब्लड सेल्स के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि रेड ब्लड सेल को तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के लिए लिवर भी इस्तेमाल हो सकता है। तोड़ने के लिए जो मेजर ऑर्गन इस्तेमाल होता है वो स्प्लीन है जिसको तिल्ली कहा जाता है। ठीक है? अब लिवर और स्प्लीन ने डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल को तोड़ना है, यानी ऐसे रेड ब्लड सेल को तोड़ना है जो उनके क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते। क्लियर? अब इसमें होगा क्या? अब सेल माइक्रोसाइट बन चुका है, छोटे साइज का बन चुका है। तो जब ये छोटे साइज का सेल स्प्लीन से गुजरेगा तो स्प्लीन समझेगा कि शायद ये एबनॉर्मल है, तो वो उसको तोड़ना शुरू कर देगी। लेकिन अगर देखा जाए अब उस बच्चे के तो सारे रेड ब्लड सेल माइक्रोसाइट हैं, तो वो मुसलसल तोड़ती रहेगी, तो जिसकी वजह से जो स्प्लीन है ये भी इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाएगी, यानी इसका साइज भी बड़ा होना शुरू हो जाएगा। स्प्लीनोमेगैली कि स्प्लीन का साइज ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो जब भी हम थैलेसीमिया की पहचान करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो ज़रूरत से छोटा होगा और इसके जो स्प्लीन है वो बहुत ज़्यादा फूल चुकी हुई। तो इसकी निशानी क्या है कि उसका जो पेट है, यानी अगर एक नॉर्मल बच्चे का पेट देखें और इस बच्चे का पेट देखें तो ये बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ नज़र आता है उसके स्प्लीन के फूलने की वजह से। अच्छा, उसके बाद जब रेड ब्लड सेल टूटेगा, अब रेड ब्लड सेल के टूटने से जाहिर बात है कुछ प्रोडक्ट निकलती है जैसे बिलीरुबिन वगैरह, तो वो हमारी आइज़ में डिपॉजिट हो जाएंगे, हमारे स्किन में डिपॉजिट हो जाएंगे, बोन में डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्किन का, बोन्स का, आई का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये निशानी है कि अगर माइक्रोसाइट ब्लड के अंदर हो
स्प्लीन ज़रूरत से ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ जाए और बोन और स्किन के जो कलर चेंजेस हमें नज़र आना शुरू हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस बच्चे को थैलेसीमिया की बीमारी है। ठीक है। अब ये पैदाइश के फ़ौरन बाद क्यों आमतौर पे नज़र आती है, उसकी वजह ये है क्योंकि पैदाइश के फ़ौरन बाद तकरीबन सारे बच्चों में जो हीमोग्लोबिन होता है वो फीटल हीमोग्लोबिन ही होता है, और तकरीबन 1 साल बाद वो कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फीटल हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बॉडी में कम हो रहा होता है, और जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जो एक शख्स का होता है उसका लेवल बढ़ रहा होता है। तो ये 1 साल तक में तकरीबन ऑलमोस्ट 100% कन्वर्शन हो जाती है। इस वजह से ये जो बीमारी है ये पैदाइश के कुछ अरसे बाद फिर हमें नज़र आती है। अच्छा, उसके बाद इसका हल क्या है? अब वो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स जिनमें ये प्रॉब्लम आया कि वो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बना पा रहे, क्योंकि रेड ब्लड सेल आपको पता है कि बोन मैरो में बनता है, और बोन मैरो में प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बना पा रहे। तो इस वजह से अगर हम उस बोन मैरो को एक नॉर्मल बोन मैरो के साथ ट्रांसप्लांट कर दें तो किसी हद तक इस थैलेसीमिया की डिजीज़ को मैनेज किया जा सकता है। अदरवाइज इसका एक सोल्यूशन और भी है, जैसे हर हॉस्पिटल में तकरीबन थैलेसीमिया सेंटर बनाए जाते हैं। तो थैलेसीमिया सेंटर बनाने का मकसद ये है क्योंकि इसका अपना ब्लड जब भी स्प्लीन से गुजरेगा वो टूट जाएगा। तो इस वजह से अगर हम एक्सटर्नली इसको ब्लड दे दें तो जो बाहर से एक्सटर्नली इसको ब्लड लगाया गया है, जाहिर बात उसमें तो नॉर्मल ब्लड सेल होंगे, और नॉर्मल ब्लड सेल तकरीबन 120 दिन तक तो बॉडी के अंदर क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। तो इस वजह से तो ये ऐसे जो आप कह सकते हैं बच्चे होते हैं, फिर उनका ब्लड रिप्लेस हो रहा होता है, वीकली कर लें, मंथली कर लें, तो इनकी ब्लड की जो रिप्लेसमेंट है, रेगुलरली से मुराद ये है कि अगर हमने वीकली उसका रिप्लेस करना है तो हर वीक उसकी रिप्लेसमेंट हो, अगर मंथली हमने रिप्लेस करना है तो हर मंथ उसकी रिप्लेसमेंट हो। तो इसको हम कहते हैं रेगुलर रिप्लेसमेंट होनी चाहिए कि मिस ना हो रिप्लेसमेंट। क्लियर? तो इसका ब्लड या तो रिप्लेस करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है ये जो रिप्लेस करना ये कोई आसान काम तो है नहीं, यानी ऐसे बच्चों को बाहर से ब्लड लगाया जाए तो उनको हर वीक या हर मंथ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो इनकी लाइफ वैसे ही थोड़ी कम ही होती है आम बच्चों की निस्बत। और दूसरा जो असल क्योर है वो ज़ाहिर बात है हर बच्चा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, या हर पेरेंट्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। क्योंकि अगर नॉर्मल बोन मैरो लग गया तो इसका मतलब है नॉर्मल रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होंगे और वो उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। फिर अगेन मैं कहता हूँ कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो चूँकि बॉडी की हर जगह नहीं होता, इस वजह से इसकी जो आउटपुट है या आउटकम है वो 100% रिजल्ट शो नहीं करते, लेकिन बेहतरी आ जाती है। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो बीमारी एडिमा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी टिश्यू के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको हम कहते हैं ये एडिमा हो गया। अब फ्लूइड से क्या मुराद है? जैसे मैं कहता हूँ कि एक सेल है, ये टिश्यू के सेल्स हैं। अब यहाँ फ्लूइड सेल के अंदर भी हो सकते हैं और जो फ्लूइड है वो सेल से बाहर भी हो सकते हैं, जैसे ये बाहर है। तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड से क्या मुराद है कि जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड आ जाए तो इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा फ्लूइड है। तो अगर सेल के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो इसको कहा जाएगा ये इंट्रासेलुलर एडिमा है। अगर बाहर ज़्यादा आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। ठीक है? तो कैसे होते हैं कि बाद दफ़ा ज़रूरत से ज़्यादा एंडोऑस्मोसिस सेल के अंदर हो जाते हैं और उसकी वजह से जो सेल है वो स्वेल कर जाता है। तो सबसे पहले एंडोऑस्मोसिस ऑफ वाटर होना शुरू हो जाए। अब जाहिर बात जब पानी ज़रूरत से ज़्यादा जाएगा तो वो सारा का सारा जो अंदर का मेटाबॉलिज्म है उसको डिप्रेस कर देगा, वो सही तरह फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर। तो ऐसा सेल जो जिसमें एडिमा हो चुका है तो ऐसा सेल नॉर्मल फंक्शन इतनी एफिशिएंटली नहीं कर रहा होता जितना उसको करना चाहिए। ठीक है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है कि यहाँ बॉडी जो सेल से बाहर फ्लूइड है वो ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो गया है। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा क्यों जमा होता है, इसकी क्या लॉजिक है? सबसे पहले जैसे मैं कहता हूँ कि एक ब्लड कैपिलरीज है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज वो ब्लड वेसल हैं जहाँ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं। तो यहाँ से अगर फ्लूइड ने आना है, सपोज 2 ml जो
टिश्यू की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ किसी भी वजह से, जैसे इन्फ्लेमेशन की वजह से बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो कैपिलरीज के अंदर पोर्स हैं जिनकी वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है वो ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं, ज़्यादा फूल जाते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फ्लूइड आना शुरू हो जाता है इन टिश्यू के अंदर। क्लियर? तो पहली वजह तो ये है कि जो कैपिलरीज हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड को लीक करना शुरू कर देते हैं। दूसरी वजह, अब ये जो हमारे पास फ्लूइड है, अच्छा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है। इंटर टिश्यू के केस में जो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है। अब यहाँ वैसे तो देखा जाए एक्स्ट्रा अमाउंट हर वक्त मौजूद होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होती कि हम उसे कहें एडिमा हो गया। फिर ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, बॉडी ने एक सिस्टम बना रखा है कि अगर यहाँ टिश्यू के बाहर कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड मौजूद है, एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए से दोबारा ब्लड में डाला जा रहा होता है। क्योंकि अगर यहाँ एक्स्ट्रा है तो वो सेल के लिए तो एक्स्ट्रा है, लेकिन हो सकता है बॉडी के दूसरे हिस्से के अंदर उसकी ज़रूरत हो। तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है जो कैपिलरीज से निकलने वाली एक्स्ट्रा चीज़ों को दोबारा ब्लड में डालता है। लेकिन अगर लिम्फेटिक सिस्टम फेल हो जाए, प्रॉपरली किसी भी वजह से फेल हो जाए, तो जिसकी वजह से रिटर्निंग ऑफ फ्लूइड टू द ब्लड वो सफिशिएंटली ना हो रहा हो, तब भी यहाँ एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है। तो दूसरा काज क्या है? फेलियर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम टू रिटर्न एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और तीसरा कि खुदा न खास्ता अगर किसी के किडनी फेल हो जाते हैं, तो किडनी ने साल्ट को, हमारी बॉडी से यूरिया को निकालना है या साल्ट को निकालना है। अब वो सही तरह चूँकि निकाल नहीं पा रहे, तो जो साल्ट है, वो यूरिया है, वो बॉडी में रिटेन हो जाए। और हमने बहुत डिटेल से पहले भी डिस्कस किया है कि साल्ट हमेशा अपने साथ पानी को रखना पसंद करता है। जहाँ साल्ट होगा पानी वहाँ अट्रैक्ट होके मूव करके आ जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब यूरिन में साल्ट बाहर जाते हैं, उसके साथ काफ़ी सारा पानी भी बाहर जाते हैं। जैसे यूरिया, इसकी सलाहियत है कि वो बहुत ज़्यादा पानी को अपने साथ रिटेन करता है। लेकिन अगर यही साल्ट हमारी बॉडी के अंदर रिटेन हो जाए किडनी फेलियर की वजह से, तो पानी भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट प्रॉपरली नहीं होगा और बॉडी में रिटेन करेगा। और बॉडी में जब वो रिटेन करेगा तो इससे हम क्या कहेंगे कि ये जनरल एटीमिया हो गया, कि बॉडी के हर सेल में वाटर की, साल्ट की, यूरिया की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा हो गई। एडीमा की वजह से इफेक्ट क्या होता है? डिस्टर्ब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल एंड आयन इन बॉडी टिश्यू। अब देखिए, सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास सब्सटेंस ए है, यहाँ टिश्यू में इसका लेवल कम है और ब्लड में इसका लेवल ज़्यादा है। क्लियर? तो अब ये ए ब्लड से निकल के किस में चली जाएगी? टिश्यू में चली जाएगी। लेकिन अगर एडिमा की वजह से ये जो साल्ट है ये रिटेन कर जाए टिश्यू के अंदर, तो इसका मतलब है जो प्रॉपरली एक्सचेंज होना होगा वो एक्सचेंज नहीं हो पाता। ये हर केस में होगा कि जैसे पानी ने निकल के टिश्यू में जाना है, लेकिन टिश्यू में ऑलरेडी पानी ज़्यादा हो, सोडियम ने निकल के टिश्यू में जाना है, सोडियम ऑलरेडी टिश्यू में ज़्यादा हो, तो वो जो इफेक्टिवली एक्सचेंज होना चाहिए था, क्योंकि एक्सचेंज होता है कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से। लेकिन अगर कंसंट्रेशन टिश्यू में या ब्लड में चेंज हो गई है, तो फिर वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल प्रॉपरली नहीं हो रहा होता है। और आखिर में अब जब एडीमा होगा या जनरलाइज एडीमा, अब सपोज मैं पानी की बात कर लेता हूँ, टिश्यू में ऑलरेडी पानी ज़्यादा है, तो वो पानी ज़ाहिर बात एक्सचेंज होकर ब्लड से नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ चीज़ आई है, एक तरफ चीज़ लो है, तो फिर तो मूवमेंट होगी। लेकिन अगर टिश्यू में वाटर की जो क्वांटिटी है इतनी है कि बहुत ज़्यादा पानी ब्लड से नहीं निकल रहा, वो सारा पानी किस में रहेगा? ब्लड में रहेगा। और ब्लड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, और ज़ाहिर बात जब ब्लड वेसल में ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस ज़्यादा ब्लड को ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेट करने के लिए। हार्ट का जो लोड है वो भी बढ़ जाएगा। तो दूसरा इफेक्ट क्या है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और जो हार्ट लोड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड डिसऑर्डर हैं जो नॉर्मली काफ़ी सारे पेशेंट में नज़र आ रहे होते हैं। तो ये हमारा ब्लड से रिलेटेड जो पूरा आर्टिकल था वो कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम दूसरा पोर्शन स्टार्ट करेंगे, वो हार्ट से रिलेटेड होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।